नमस्ते छात्रों, आज हम दूसरी इकाई का तीसरा पाठ श्रम साधना पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है श्री कृष्णदास जाजू। यह पाठ एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विशद विवेचन किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। लेखक कहते हैं, गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्ष तक चलती रही। विद्वान तत्ववेता साधु संतों के रहते हुए भी गुलामी की प्रथा चल रही थी। फिर अचानक मनुष्य का विवेक जागृत हो गया कि एक इंसान इतने सारे गुलामों को क्यों रखेगा। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, ये योग्य नहीं है। और ये प्रश्न हल होने के लिए युद्ध हो गई। फिर गुलामी की प्रथा मिटकर रह गई। उसके बाद आई राजाओं की संस्था की बात। जगत भर में हजारों वर्ष तक व्यक्ति का, बादशाहों का राज्य चल रहा था। फिर से यह सवाल हुआ कि एक व्यक्ति इतने लोगों पर अधिकार क्यों जताएगा। उसके लिए भी घनघोर युद्ध हो गए और सदियों से चली आई राज व्यवस्था भी मिटकर रह गई। उसके बाद आया संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार। सबसे पहली बात, संपत्ति बनती कैसी है। लोग क्या मानते हैं, रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का संपत्ति है। ये तो नापतोल के साधन है। संपत्ति वो होती है जो इंसान को किसी न किसी रूप में उपयोग में आए। मनुष्य की सबसे प्राथमिक व्यवस्था क्या है? अन्न, वस्त्र, मकान। यह प्राथमिक आवश्यकता है। दूसरी अलग है। अभी संपत्ति रूपी चीज बनती कैसी है? सृष्टि में भगवान ने नाना विविध द्रव्य दिए हैं और मनुष्य का शारीरिक श्रम, उससे बनती है संपत्ति। मतलब सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम, उससे बनती है संपत्ति। और इसमें भी बौद्धिक श्रम से कोई भी संपत्ति बनती है। अभी संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान किधर है? कुछ लोग क्या समझते हैं कि ये मजदूर है, श्रमजीवी है, उनसे क्या करने का। वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों से काम करके लेते हैं। और व्यापारी लोग क्या होते हैं, मालदार होते हैं। अभी सोचो, पूरा साल किसान अन्न पैदा करता है और व्यापारी अन्न लेकर धनवान बनता है। मतलब क्या, संपत्ति बनाते मजदूर और धन किसके पास इकट्ठा होता है? व्यापारियों के पास। अभी जीवन निर्वाह के लिए व्यवसाय तो चलानी है। कुछ छोटे व्यवसाय है, कुछ बड़े व्यवसाय। और इनमें दो प्रकार के लोग हैं, श्रमजीवी और बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी मतलब जो अपने बुद्धि के आधार पर काम करते। उसमें क्लर्क, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी, ये जो लोग हैं ये बौद्धिक काम करते हैं। और शारीरिक श्रम कौन करते हैं? किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लुहार, ये लोग क्या करते हैं? शारीरिक श्रम करते हैं। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका जीवन भी श्रमजीवी पर आधारित है, क्योंकि उनको खाने के लिए अनाज चाहिए। अभी व्यापारी और उद्योगपति के लिए अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स ने क्या नियम बनाया है कि खरीदी सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। मतलब बेचारा मजदूर पूरा शारीरिक श्रम करके उसको क्या मिलेगा? मनुष्य समाज में रहने से अर्थात समाज की कृपा से व्यवहार चलाने लायक बनता है। बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश के ऊंचे से ऊंचे महाविद्यालयों में सीखकर योग्यता प्राप्त करता है। शिक्षालय या तो सरकार के द्वारा चलाया जाता है
जिनका खर्चा आम जनता से, जो सरकार टैक्स वसूल करती है उससे, उस पैसे से चलता है, या दानी लोगों की कृपा से जो दान धर्म करते हैं और संस्थाएं चलाते, पैसों के बल पर विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त करते हैं। जैसे कई वर्षों तक अनेक तपस्वियों ने मेहनत करके जो कण कण संग्रहित कर रखा था उसी के बल पर मिलता है। लेखक कहते हैं कि थोड़ा सा अंश अत्यधिक जो हमें जो योग्यता प्राप्त करता है, अधिक से अधिक देना और बदले में समाज से कम लेना, यह न्याय हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है और समाज से अधिक लेने का प्रयत्न करता है। यह गंभीर बुनियादी सवाल है कि यह हमारे समाज में विषमता है, आर्थिक और सामाजिक। जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं उनके पास कुछ भी नहीं है। और ये विषमता जो है वो मिटाने के लिए गांधी जी ने अहिंसा के द्वारा एक सूत्र बनाया। पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करके और ज्ञान देने के लिए बुद्धि, ऐसी व्यवस्था हो। हर एक को 4 घंटे शरीर श्रम करना पड़े और 4 घंटे बौद्धिक काम करने का मौका मिले, और 4 घंटों के शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके। लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते, थोड़े बौद्धिक श्रम से। जिनके पास संपत्ति अधिक है वे आराम अधिक करते हैं। अनेक लोगों में श्रम करने की आदत नहीं है क्योंकि उनको आराम करने की आदत पड़ी है, उनके पास पैसा बहुत है। अगर पैसे के बल पर हम सामग्री खरीदते हैं तो उस पैसे की जड़ भी अंत में श्रम ही है। धनिक लोग अपनी ज़्यादा संपत्ति का उपयोग समाज के हित में ट्रस्टी के तौर पर करते हैं। कभी संपत्ति दान करते हैं, कभी भूदान दान करते हैं। यह भी बहुत चलती है कि धनिकों के दान से सामाजिक उपयोग के अनेक बड़े बड़े कार्य होते हैं, जैसे कि अस्पताल, विद्यालय आदि चलते। वास्तव में जब संपत्ति थोड़े से हाथों में बंधी न रहकर समाज में फैली रहेगी तो सहकार पद्धति से बड़े पैमाने पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेंगे और सबको लाभ मिलेगा। अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन की प्रेरणा के लिए कोई व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने वाले, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी, बचत भी नहीं होगी। अगर समाज में स्वार्थी वृत्ति के लोग अधिक हो तो क्या कल्याण की आशा रखी जा सकती है? नहीं। स्वार्थी लोग क्या करेंगे? अपना ही पेट भरेंगे। समाज तो परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठता है। संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषपूर्ण है। इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति इकट्ठी होती है उन पर कर लगाकर अमेरिका में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते। वैसे अपने भारत में होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह समझा जाता है कि सब तरह के दुर्बलों को राजसत्ता द्वारा मदद मिले, मतलब सबको अच्छी तरह से देखा जाए। भारत जैसे देश में क्या इस बात का बन पाना संभव है? नहीं, क्योंकि हमारी सामाजिक विचारधारा में बड़ा भारी दोष है। जो शारीरिक श्रम करता है उसे हम हीन दृष्टि से देखते हैं, उनको समाज में हीन दर्जा देते हैं। गरीब या अमीर कोई भी श्रम करना नहीं चाहता, लेकिन श्रम किए बिना कैसे चलेगा? गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। शरीर श्रम की केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानना है। पेट भरने के लिए गरीब बेचारा काम करता है। देश में आर्थिक क्रांति होनी चाहिए। गांधी जी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया। कुछ समय के लिए दया का सामना हो सकता है, उसके बाद क्या? यह विषमता हमारे भारत से कब दूर होगी? कई लोगों ने हिंसा का मार्ग अपनाया, बुराई का मार्ग अपनाया।
विषमता दूर करने के लिए कुछ कानून भी बनाए, लेकिन कानून क्या सबकी मदद करेगा? महात्मा जी ने हमें जो अहिंसा की विचारधारा दी है, उस अहिंसा की विचारधारा पर हमें चलना चाहिए। अहिंसा के द्वारा ये विषमता का प्रश्न हल हो सकता है और हमें सहायता मिल सकती है। आर्थिक और सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग से ही सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखें। धन्यवाद।